जैव उर्वरक क्या होते हैं और फसल को कैसे लाभ पहुंचाते हैं और हमारी मिट्टी को ये कैसे मजबूत बनाते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि ये जैव उर्वरक किस प्रकार से मिट्टी और फसल दोनों की सहायता करते हैं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और उनको वैज्ञानिक कारण भी पता हो, जिससे वो अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल में कृषि किसान एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों के लेक्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, जो छात्र बीएससी एमएससी या पीएचडी में, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल लेक्चर्स हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए स्पेशली ये कृषि किसान है, जिसमें मेरी चर्चा हिंदी में रहती है। आज मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जैव उर्वरक के क्या क्या लाभ हैं और हम कैसे इनको प्रयोग करके अपनी खेती में अधिक लाभ ले सकते हैं। देखिए, उर्वरक जो चीज होती है, उर्वरक ऐसी पदार्थ को हम कह सकते हैं जो फसलों को पोषक तत्व देती है। पोषक तत्व फसलों के लिए बहुत जरूरी है, उनकी बढ़वार के लिए बहुत जरूरी है, उसी से हमें उपज मिलती है। पोषक तत्व कम हो जाए तो उपज कम हो जाती है, ये बात हम सभी जानते हैं। और इन पोषक तत्वों को देने के लिए हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जैविक उर्वरक होते हैं जिसमें गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट होती है, या रासायनिक उर्वरक होते हैं जिसके लिए हम खाद प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है। इसी प्रकार से जैव उर्वरक होते हैं। जैव मतलब जीव हुआ, तो ऐसे जीव जो हमको पोषक तत्व दें मिट्टी में जाकर के। तो ये जीव सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे केंचुआ है, ये सूक्ष्म जीव नहीं है, इसको तो हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया या फंगस, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, इनको हम एक आंख से, मतलब हमको दिखाई नहीं देते, सूक्ष्मदर्शी से हमको देखने पड़ते हैं। और अगर ये इतने छोटे होते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी अगर हम लें तो इनकी संख्या 1 करोड़ तक होती है। तो 1 ग्राम मिट्टी में ये 1 करोड़ है, तो अब समझ लीजिए कितने ये छोटे होते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण है, फंगस, कवक बहुत महत्वपूर्ण है, जो पोषक तत्वों को देती है। अब प्रकृति में जो मिट्टी है, चाहे वो जंगल की हो, कहीं की हो, किसी भी खेत की हो, उसमें सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से रहते हैं और ये सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार से अपना काम करते हैं। तो अगर हम जंगल की बात करें पहले, तो वहां क्या है कि पेड़ पौधे, हर प्रकार का पेड़ है, हर प्रकार के पौधे हैं, हर प्रकार की घास है। तो उनको जो पोषक तत्वों की पूर्ति ना तो कोई गोबर की खाद से हो रही है, ना कंपोस्ट से हो रही है, ना हम रासायनिक उर्वरक डालना है। वहां जो जीव जंतु रहते हैं उस घास को खाते हैं और उनके मल मूत्र से पोषक तत्व उनको मिलते हैं, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो मूत्र हो, चाहे वो जो उनकी जो पत्तियां गिरती हैं उससे हो। और सबसे बड़ा काम जो होता है वो उस भूमि के सूक्ष्म जीव करते हैं। वहां सूक्ष्म जीव रहते हैं जो पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो इसी प्रकार की मिलती जुलती व्यवस्था हमारे खेतों में भी होती है, जहां हम धान गेहूं उगाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था ठीक उस प्रकार से नहीं हो पाती जैसे जंगलों में होती है। जंगल में एक चक्र चलता है जो घूमता रहता है, लेकिन हमारी कृषि जब हम करते हैं तो वो चक्र इसलिए टूट जाता है क्योंकि हम फसल को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे खेत में पशु भी नहीं होते हैं जो उसमें मलमूत्र से या उससे किसी दूसरे माध्यम से पोषक तत्वों को दें। तो इस कारण से मैं बाहर से पोषक तत्वों को देने की आवश्यकता होती है, लेकिन भूमि के अंदर वो सूक्ष्म जीव रहते हैं। अगर इन सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाए तो पोषक तत्व मिलने लगेंगे। तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जो प्राकृतिक रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी से, उनको, उस मिट्टी को लिया जाता है और लैब में उन जीवाणुओं को निकाल के उनको बढ़ाया जाता है। उनका कल्चर होता है, उनको एक तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका, उससे उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनको खेत में छोड़ दिया जाता है और ये पाउडर के रूप में इसको बनाया जाता है। यही जैव उर्वरक होते हैं। तो ये कोई रासायनिक चीज नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि हमने दही का जामुन होता है और हम उसको दूध में मिला देते हैं तो पूरा दही बन जाता है, क्योंकि उस दही में सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ही हम जो मिट्टी से ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो लाभदायक हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं लैब के अंदर, और फिर उसको जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उसको खेत में हम डालते हैं। यही जैव उर्वरक हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं, लाभदायक हैं। अब क्या क्या इनके लाभ हैं? देखिए, जो सूक्ष्म जीव हम प्रयोग कर रहे हैं अपनी खेती में या जो उपलब्ध हैं अपने भारत देश में, वो मुख्यतः नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं, बैक्टीरिया ऐसे हैं, जो प्राकृतिक रूप से हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और जमीन के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर जब फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट में, अमोनियम में, फिर ये पौधों को मिल जाती है।
तो ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं मिट्टी के अंदर और वो किसी की जड़ में जाके नहीं रुकते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है। कुछ ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से जड़ों में ही रहते हैं, जड़ों में गांठें बना के रहते हैं, ये दलहनी फसलों में रहते हैं, ये होते हैं राइजोबियम। तो एजोटोबैक्टर भी उपलब्ध है, एजोस्पिरिलम भी होता है, राइजोबियम भी है। इन जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है जो पौधों को उपलब्ध होती है। तो एक तो वह नाइट्रोजन की जो भूमि में उपलब्धता बढ़ाते हैं। दूसरे होते हैं जो फास्फोरस, जो जमीन के अंदर है, वो जो अघुलनशील फास्फोरस होता है, जो फिक्स हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब उसकी घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। और जब फास्फोरस घुल जाता है तो पौधों को मिल जाता है। तो कुछ प्रकार के जीवाणु हैं, कुछ प्रकार की फंगस, कवक हैं, जो भी जैव उर्वरक के रूप में उपलब्ध है। अगर हम इनको प्रयोग करेंगे मिट्टी में, तो जो हमारी मिट्टी में जो फास्फोरस जो बंध गया है मिट्टी के कणों के साथ या दूसरे तत्वों के साथ, उसको खोल देते हैं, पानी में उसको घोल देते हैं, और जब फास्फोरस घुल जाता है तो पौधों को मिल जाता है। तो दूसरे प्रकार के फास्फोरस वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं जो फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं जड़ में, जैसे फंगस है, कवक है, वो जड़ में रहती है और फास्फोरस को घुलनशील बनाती है, ये माइकोराइजा है। तो जो फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं वो पीएसबी उसको हम बोलते हैं, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, या पीएसएम, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। फिर एक माइकोराइजा जो मैंने भी बताई, जो जड़ों में रहती है, ये एक फंगस होती है, कवक होती है, जो फास्फोरस को घुलती रहती है। तो ये दो प्रकार के जो हमारे जैव उर्वरक में बहुत महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन को बढ़ा रहे हैं और फास्फोरस को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जैव उर्वरकों का अपनी खेती में प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी और जो फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ेगी, उससे पौधों को लाभ होगा। और भी प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं जो जैसे जिंक की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, पोटेशियम को बढ़ाते हैं, और अभी ये इन पे रिसर्च चल रही है। और ये जब जैव उर्वरक हम प्रयोग करते हैं तो जिंक की और पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ती है। तो ये पोषक तत्वों को उपलब्धता को बढ़ाते हैं। और भी रिसर्च चल रही है, और भी अब जैव उर्वरक आएंगे जो आपको खेती में लाभदायक होंगे। तो खास तौर से नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले इस समय उपलब्ध हैं और इनको प्रयोग करना चाहिए। फिर ये जो जैव उर्वरक है, ये क्या करते हैं कि मिट्टी में जाके कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, और ये हार्मोन्स पौधों के लिए बड़े लाभदायक होते हैं। इस कारण से पौधों की जड़ों को विकास होता है, जड़ें बड़ी हो जाती हैं और पौधे की ऊंचाई बढ़ जाती है, पत्तियां ज्यादा निकलती हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस पोषक तत्व उपलब्ध करा ही रहे हैं, ये हार्मोन्स निकालते हैं। इस हार्मोन्स की वजह से भी जमीन में जो पौधे उग रहे हैं उन पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। फिर ये कुछ विटामिन भी निकालते हैं जो पौधों के लिए लाभदायक है। और ये सूक्ष्मजीव जब जमीन के अंदर बढ़ जाते हैं तो ऐसे सूक्ष्मजीवों को खत्म करना शुरू कर देते हैं जो रोग पैदा करते हैं। रोग पैदा करने वाले जीवाणु भी है, रोग पैदा करने वाली फंगस भी किस्म जमीन में है। जब हम जैव उर्वरकों के माध्यम से इन लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या आपस में उनकी लड़ाई होती है खाने के लिए, क्योंकि जमीन के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है वही उनका खाना है। तो उस खाने के लिए लड़ाई होती है। तो जो लाभदायक की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं बाहर से जैव उर्वरक के माध्यम से, तो उनकी संख्या ज्यादा होने से वो उसको दबा देते हैं जो रोग पैदा करते हैं। तो रोग लगने की संभावना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये लाभ तो फसल पे नजर आने लगते हैं हमें जब हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो पौधे की लंबाई से, पौधे की चौड़ाई, पौधे की उपज, ये असर नजर हमें आने लगते हैं। कुछ असर ऐसे होते हैं जो हमको नजर नहीं आते लेकिन होते हैं, लाभकारी हैं, वो मिट्टी पे है। जब ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में होते हैं जो हम जैव उर्वरक के माध्यम से दे रहे हैं, तो ये अपनी एक्टिविटी के दौरान कुछ कार्बनिक अम्ल निकालते हैं, कुछ अलग तरह के पदार्थ निकालते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं। तो जब जिस जमीन में सूक्ष्मजीव ज्यादा होते हैं उस मिट्टी वो भुरभुरी होती है और मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं, तो मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। बारिश का पानी भी उस जमीन में ज्यादा रुकता है, सिंचाई का पानी भी लंबे समय तक रुका रहता है, भूमि में नमी अच्छे समय तक बनी रहती है, और पोषक तत्व भी मिट्टी के अंदर रहते हैं, वो नीचे लीच डाउन नहीं होते, निच्छालन नहीं होता है। तो पोषक तत्व भी रुकते हैं, मिट्टी का अपरदन रुकता है, जल धारण क्षमता, मिट्टी की नमी भी बहुत अच्छी बनी रहती है। तो पौधों पर तो असर होता ही होता है, पौधों पर तो लाभदायक प्रभाव है ही, मिट्टी भी बहुत अच्छी बनी रहती है, और इनका प्रभाव एक फसल में डालो तो दूसरी फसल में भी रहता है। तो अगर हम इनकी लगातार फसलों प्रयोग करते रहेंगे तो मिट्टी की दशा सुधरेगी, और जब मिट्टी की दशा सुधरेगी, मिट्टी की संरचना सुधरेगी, तो फसल जो हम बो रहे हैं उस पर तो निश्चित रूप से प्रभाव आएगा ही आएगा। और दूसरे तरीके से ये पोषक तत्व भी उपलब्ध करा रहे हैं, पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं, जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु या फंगस हैं उसको ये खत्म करते हैं, उसका भी हमें लाभ होता है। तो जैव उर्वरक कई प्रकार के हैं, तो हमको फसलों में अपने जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, और इससे कोई हानि हमें नहीं होती है। इससे हमारी मिट्टी की दशा धीरे धीरे सुधरती है। और ये जो होते हैं ये
इको फ्रेंडली, मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण में ये सहायता करते हैं पर्यावरण बनाने में, पर्यावरण को नुकसान नहीं करते। केमिकल फर्टिलाइजर जो है, रासायनिक उर्वरक, कहीं ना कहीं तो उनसे पर्यावरण में दूषित होता ही है, लेकिन इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है और ये सस्ते होते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे क्षेत्र जहां मिट्टी में नमी की कमी है, वहां हम इनको बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो हम रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी, एसएसपी है, एमओपी, कुछ भी है, वहां डालते समय नमी होना बहुत जरूरी है। अगर नमी नहीं होती तो इन केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का लाभ हमें मिल नहीं पाता है, क्योंकि पानी में घुलकर ये अपना असर दिखाते हैं। अब ऐसे क्षेत्र, बरानी क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा कम है या मिट्टी में नमी कम रहती है, वहां हम अगर जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो रेनफेड एरिया जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वहां इनका बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा नमी की जरूरत नहीं है, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और मिट्टी के जैवांश पदार्थों को खा के अपना काम करते रहते हैं। तो जैसे रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करने के लिए नमी की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है, इनको ऐसी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे क्षेत्र जहां नमी की कमी है, वहां हम इसका बहुत अच्छा ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं और ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छे हैं जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है या नमी कम रहती है। फसल पे तो लाभ हो ही रहा है, मिट्टी पे भी लाभ होता है। तो अब जैव उर्वरक हमारे कई प्रकार के हैं, जैसे मैंने नाइट्रोजन के बताए, नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने वाले, फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाने वाले, पोटेशियम को उपलब्ध कराने वाले, अब जिंक वाले भी आ रहे हैं जो जिंक की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं, और जो ये रोगाणुओं को जो रोग पैदा करते हैं उनको भी कम करते हैं, मिट्टी का अपरदन को कम करते हैं। माइक्रोराइजा भी है जो बहुत अच्छी है, हम लगभग हर फसल में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अगर आप जैव उर्वरक को प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये हमें समझना जरूरी है कि जैव उर्वरक के हमारे लाभ क्या है। अब कैसे इनको प्रयोग किया जाता है, किस फसल में कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा ताकि आपको पता रहे कि किस फसल में कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना है। लेकिन आप इतना समझें, एजोटोबैक्टर है, इसको हम हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं। पीएसबी, फास्फोरस घुलने वाले हैं, उसको हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो राइजोबियम है वो दलहनी फसलों में प्रयोग होता है, मूंग, उड़द, चना, अरहर, इनमें प्रयोग होता है। राइजोबियम हर फसल में प्रयोग नहीं होता है। तो अलग अलग जो एजोटोबैक्टर को तो आप किसी भी फसल में प्रयोग करें, कोई वो उसका फर्क नहीं पड़ता कौन सी फसल है, वो हर जगह अपना काम करता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से चर्चा करूंगा कि कैसे इनको प्रयोग करना है कि हमारे उपज हमें अच्छी मिल जाए। लेकिन आज आपको यह जानना जरूरी है कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे मोटे आपको मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन को देने वाले, फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने वाले, पोटेशियम की उपलब्धता को बढ़ाने वाले भी होते हैं, और कुछ जो अलग तरह के होते हैं जो भूमि में जाकर के पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं, वो हार्मोन्स पैदा करते हैं। कई तरह की उनकी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको पीजीपीआर भी हम कहते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया उनको बोलते हैं हम, वो भी होते हैं जिससे हमारी फसल की उपज अच्छी होती है। तो ये अगर आप जानकारी रखते हैं जैव उर्वरक के बारे में, तो आपको इसका प्रयोग जरूर करना है, हर फसल में करना है। इसका कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। जो आप जैसे केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देते हैं उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, सस्ते भी होते हैं और मिट्टी की दशा को सुधारते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इसका अगली फसल तक भी लाभ मिलता है। तो अगर आप जैव उर्वरक प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो अभी से अगली फसल से, अब तो फसल बो दी होगी, जब भी आप फसल बोए तो आप इसका प्रयोग जरूर करें। और कैसे इसकी प्रयोग विधि है, मैं अलग से इसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आज आपको ये जानना जरूरी है कि जैव उर्वरक हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है। मेरी ये बात पसंद आई हो तो मेरा लेक्चर जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव लिखिए, और इन लेक्चर्स को और किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन तक भी ये लाभकारी जानकारी पहुंच सके, जिनको ना मालूम हो कि जैव उर्वरक क्या होते हैं। और खासतौर से कम नमी वाले क्षेत्रों में जहां बारिश कम होती है, वहां तो ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि वहां हमारा रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने को फायदा होता नहीं है, तो वहां तो बहुत ही ज्यादा लाभ देते हैं। तो और लोगों के साथ भी इस जानकारी को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।